हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपके साथ ऐसी कोई भी भूतिया घटना घटी हो जिसे आप शेयर करना चाहते हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम से कांटेक्ट करके मुझे आप अपनी स्टोरी भेज सकते हो ताकि मैं आपकी स्टोरी को सबके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। मेरा नाम योगेश कुमार है। मैं एक मेल एक्सप्रेस का लोको पायलट हूँ। तो हुआ यूँ था कि मेरी ड्यूटी हिजली से गोमो तक लगी हुई थी। उस टाइम पे मेरे साथ मेरा असिस्टेंट लोको पायलट था। बीच में 3 स्टेशन थे, टाटा नगर, मूरी जंक्शन और बोकारो स्टील सिटी। जब मैं बोकारो पहुंचा तब मुझे रेड सिग्नल मिला तो मुझे ट्रेन रोकनी पड़ी, पर थोड़ी देर बाद मुझे ग्रीन सिग्नल मिला तो मैंने ट्रेन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद कोई भी स्टॉप नहीं था। जब मैं गोमो के पास टेलो स्टेशन के करीब पहुंचा तो मेरी इंजन सडनली रुक गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी इंजन को क्या हो गया, और वो समय रात का था, इसलिए थोड़ी घबराहट सी मुझे हो रही थी। मेरे साथ मेरा असिस्टेंट लोको पायलट था। उसने नोटिस किया कि कोई आदमी या फिर जानवर फंस गया। कोई आदमी या फिर जानवर ट्रेन की इंजन में फंस गया है नीचे। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना नीचे जाके चेक किया जाए। तो मैं और मेरे लोको पायलट नीचे उतरे और पूरे इंजन को चेक करने लगे ताकि हमें समझ में आए कि आखिरकार यह क्या फंसा हुआ है। जब हम इंजन के पास पहुंचे हमें वहाँ एक औरत दिखाई दी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये औरत सडनली यहाँ कैसे आ सकती है, क्योंकि हमने जब ट्रेन रोकी थी तो वहाँ कोई भी औरत नहीं थी। पर पता नहीं वो औरत अचानक से कहाँ आ गई। वो औरत हमें पुकार रही थी। हम लोग जैसे ही मुड़े वो औरत को देख के हम बहुत डर गए, क्योंकि वो भयानक दिख रही थी। मैं समझ गया था कि ये चीज़ क्या है। वो औरत मुझे ही घूर रही थी। फिर उस औरत ने अचानक से मेरे गर्दन की ओर देखना शुरू कर दिया। मुझे उस औरत को देख के बहुत डर लग रहा था। मेरा असिस्टेंट लोको पायलट इंजन के ओर भागे जा रहा था। भगवान का नाम लेते लेते वो इंजन की ओर पहुंचा। जब मैंने मेरी गर्दन पे हाथ फेरा तो मुझे पता चला कि मेरे गले पर भगवान का लॉकेट है, इसलिए शायद मेरी जान बच गई। हम लोगों ने फिर वहाँ से इंजन स्टार्ट की और वहाँ से निकल गए। वो औरत चिल्लाने लगी, रुक जाओ, अगली तुम दोनों की बारी है। वो शब्द सुनकर मैं एकदम से डर गया। जब हम गोमो पहुँचे वहाँ पर मेरी हालत बिगड़ गई। तब वहाँ पर मेरा ट्रेन गार्ड और गोमो स्टेशन मास्टर पूछा। पहले तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया। मेरे और मेरे असिस्टेंट लोको पायलट के साथ घटी घटना को मैंने उसके साथ शेयर किया। तब जाके उसने मुझे बोला कि ये घटना बहुत पुरानी है। उस स्टेशन मास्टर ने बताया कि वो औरत कोयला चोरी कर रही थी। वहाँ पर एक गुड्स गार्ड ने देख लिया तो उन पर बहुत बड़ा उस पत्थर को उस औरत पे फेंका। उस पत्थर के दबाव से वो औरत की जान निकल गई। तब से उस औरत की आत्मा वहाँ पर भटकती है और उस औरत ने कई लोगों को अपना शिकार बना दिया है। मेरा नाम रवि है और मैं तेलंगाना के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2 साल पहले घटी थी। हुआ यूँ कि रोज़ की तरह मैं अपना काम ख़त्म करके मेरे गांव की ओर चल रहा था। मैं आपको बता दूं कि जहां मैं काम करता हूं और जहां मेरा गांव है, उन दोनों गांवों के बीच एक रेलवे स्टेशन पड़ता है। उस रेलवे स्टेशन को क्रॉस करके मुझे दूसरी ओर अपने गांव जाना होता था। यह बात तकरीबन रात के 11:30 या 12 बजे की है। मैंने अपने किराना की दुकान बंद की और मेरे दुकान में काम करने वाले बिरजू को कहा कि तू अब दुकान बंद करके चले जाना, मैं भी चलता हूँ। यह बोलकर मैं अपने गांव की ओर जाने लगा। स्टेशन मास्टर के हालचाल पूछकर मैं अपने गांव की ओर जाने लगा। जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया मुझे कुछ अलग सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कि किसी औरत के पायल की हो।
मैंने सोचा शायद ये मेरा भ्रम होगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ते गया, अंधेरा ज़्यादा होते गया। मैंने जब रेलवे फाटक पार करने की कोशिश की तो कोई औरत चिल्ला रही थी। मैं सच में एक पल के लिए डर गया था, क्योंकि वो आवाज़ अगर आप सुनोगे तो आपको भी मेरी तरह डर लग जाएगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था कि यह चीज़ क्या हो सकती है, पर फिर भी मैं अपने दिमाग को काबू करके आगे ही बढ़ता जा रहा था। जैसे ही मैंने सारे फाटक पार किए, वो औरत अचानक से मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि वो औरत कितनी भयानक थी। उसका चेहरा मानो जैसे जल गया था। उसकी सिर्फ लाल लाल आंखें दिख रही थी। सच बोलूँ तो मैं नीचे बैठ गया था और भगवान का नाम लेके आंखें बंद कर दी थी, क्योंकि उस औरत का चेहरा मुझसे देखा ही नहीं गया। 5 या 10 मिनट हुए होंगे कि मुझे ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब जब मैंने मेरी आंखें खोली तो मेरी चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। मुझे वो औरत कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी, जैसे अचानक से वो औरत गायब हो गई हो। सच बोलूँ तो मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मुझे उतनी ठंड में भी पसीने आ रहे थे। मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने घर चले जाऊँ। फिर भी मैंने थोड़ी हिम्मत करके घर जाने का तय किया। मैं धीरे धीरे अपने घर पहुंचा और अपने घर वालों को ये सब चीज़ें बताई। तो उन्होंने बोला कि ये पक्का बुरे साए का असर होगा, तुम चिंता मत करो, गंगा जल छिड़को और हनुमान चालीसा पढ़ लो, तुम्हारी तबीयत एकदम से ठीक हो जाएगी। आज की कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर भाई ने भेजी है। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, तो मैं काल्पनिक नाम लेके आपको स्टोरी सुनाऊंगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चिंटू है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 5 साल पहले घटी थी। मुझे किसी काम से शहर जाना पड़ा। शहर तकरीबन 30 या 35 किलोमीटर का था। काम ख़त्म करते करते मुझे रात के 10 बज चुके थे और वहाँ से गांव की बस निकल चुकी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रेन से चला जाए। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहाँ के स्टेशन मास्टर ने कहा कि आखिरी ट्रेन रात के 12 बजे है। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हमें ट्रेन तो मिल गई ना। मैंने फिर टिकट ले ली और स्टेशन में आके इंतज़ार करने लगा। स्टेशन एकदम वीराना था। उस टाइम पे इक्का दुक्का ही पैसेंजर्स थे। मेरी ट्रेन तकरीबन 12:30 बजे आई। पता नहीं ट्रेन लेट थी। मैं जब ट्रेन में चढ़ा तो देखा कि ट्रेन में पैसेंजर्स भी कम है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, 1-2 घंटे की ही बात है, मैं मेरे गांव जल्दी पहुंच जाऊंगा। और ऐसा था कि वो पैसेंजर ट्रेन थी। आपको तो पता ही होगा कि पैसेंजर ट्रेन का क्या हाल होता है। तकरीबन 15 मिनट के बाद ट्रेन वहाँ से रवाना हुई। सफ़र ठीक ठाक चल रहा था। वो सर्दियों के दिन थे, तो ठंड भी कड़ाके की थी। मैं मेरे साथ कुछ भी गर्म कपड़े नहीं लाया था। मैंने सोचा था कि काम जल्दी ख़त्म करके दिन में ही घर पहुंच जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे स्टेशन आ रहे थे, लोग उतरते जा रहे थे। अब मेरा गांव तकरीबन 15 किलोमीटर रह गया था और ट्रेन आके एक स्टेशन पे रुक गई। उस स्टेशन पे सारे लोग उतर गए। मैं भी उतर के देखने लगा कि कोई है या नहीं मेरे बाजू वाली बोगी में। मैं फिर मेरे आगे वाली बोगी और पीछे वाली बोगी को चेक करने लगा। चेक करने पर मुझे पता चला कि कोई भी नहीं है। वो सारी 3 बोगियों में मैं सिर्फ अकेला था। सच बोलूँ तो मुझे डर भी लग रहा था, पर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, वैसे भी बीच में कोई स्टेशन नहीं है तो ट्रेन रुकेगी भी नहीं, सीधा मुझे मेरे गांव तक पहुंचा देगी। मैंने मेरे बेटे को फ़ोन करके कह दिया था कि वो बाइक लेके मुझे लेने आए, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं थी। ट्रेन के निकलने का अनाउंसमेंट हुआ
और मैं देखता हूँ कि एक औरत जिसने शादी का जोड़ा पहन के रखा है वो ट्रेन में चढ़ी। वो बिल्कुल मेरे सामने वाली सीट पे आकर बैठ गई। मैंने सोचा शायद हमारे गांव की औरत होगी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमारे बाजू के मोहल्ले में 2 शादियां हुई थी, तो मैंने सोचा कि उनमें से ये कोई होगी। ट्रेन चलने लगी। तकरीबन 6 या 7 किलोमीटर ट्रेन आगे गई होंगी कि वो औरत अचानक से मेरी तरफ देखी और बोली, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला मैं आगे के स्टेशन में उतर जाऊंगा। तो उस औरत ने बोला कि मैं भी उस स्टेशन में उतर जाऊंगी। मैंने सोचा क्यों ना इसे बातें करें ताकि मेरा भी टाइम पास हो जाए। उस औरत की बस मुझे आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, क्योंकि उसने घूंघट पहन के रखा था। वैसे मेरे दिमाग में कोई उल्टे सीधे ख्याल नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा भरोसा नहीं करता था। मुझे चोरों से बहुत डर लगता था। फिर वो एकदम से चुप हो गई। ट्रेन बीच में ही एक जंगल जैसे इलाके में आके रुक गई। मुझे अचानक से थोड़ा डर जैसा महसूस हुआ, क्योंकि वो सारा एरिया जंगल जैसा था। तो मैं धीरे धीरे करके ट्रेन के दरवाजे बंद करने लगा, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद कोई अगर गुंडे आ जाएंगे तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपको तो यूपी का माहौल पता ही होगा। वो औरत पता नहीं अचानक से उठ गई और ट्रेन के बाहर आके कहीं चलने लगी। मैं उसे ज़ोर ज़ोर से पुकारता रहा, पर वो औरत मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। मुझे एक पल के लिए लगा कि पक्का ये औरत नींद में ही चल रही है, और जिस तरह से वो बात कर रही थी वो अच्छे घर की लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी मदद कर देता हूँ, वरना ये कोई मुसीबत में पड़ जाएगी। तो मैं उस औरत को पुकारते पुकारते उसके पीछे भागने लगा, ताकि अगर ट्रेन स्टार्ट हो गई तो मैं कोई ना कोई बोगी में चढ़ जाऊंगा, क्योंकि वो औरत ट्रेन के पीछे की तरफ जा रही थी और मेरे पीछे तकरीबन 6 या 7 बोगियाँ थी, तो टेंशन की कोई बात नहीं थी। पर अचानक से वो औरत जंगल के अंदर जाने लगी। मैं भी भागते भागते उस औरत के पीछे जंगल के अंदर चला गया। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, वैसे ही 6-7 किलोमीटर का रास्ता है, पहले इस औरत को बचा लूँ। फिर मैं उस औरत के पीछे भागने लगा। वो औरत जंगल में तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी थी और अंदर आके एकदम से वह रुक गई। सच बोलूँ तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। फिर मैंने बोला, बहन जी आप यहाँ क्यों आ गई बहन जी? पर फिर भी वो औरत कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने सोचा शायद इस औरत को थोड़ा हिलाऊंगा तो शायद नींद में से जागेगी। मैं जैसे ही उस औरत के पास गया, वो औरत एकदम से पीछे मुड़ी और उसने अपना घूंघट खोल दिया। जब उसने अपना घूंघट खोला तो उसका शरीर जला हुआ था और उसकी आंखें नहीं थी। उसकी आंखें जल चुकी थी, सिर्फ खड्डे ही थे। वो देख के मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई। सच बोलूँ तो मैं अब हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने सोचा कि किस डायन के पीछे मैं आ गया हूँ, आज तो मेरी मौत पक्की है। मैंने भागने की कोशिश की। उस औरत ने मुझे अपने लंबे हाथों से पकड़ लिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। उस औरत ने मुझे फिर लोच के खाने की कोशिश की। उस औरत ने मेरे गले का मांस खा लिया। मैं थोड़ी देर में ही बेहोश होने वाला था। मुझे बहुत खून निकल रहा था। मैंने फिर एकदम से शिवजी का नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने शिवजी का नाम लिया, वो औरत थोड़ा पीछे चले गई। मैं शिवजी का नाम लेते लेते बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब मुझे होश आया तो मैं मेरे गांव के अस्पताल में था। पूछने पर मुझे पता चला कि मैं रोड के पास बेहोश पड़ा मिला और सबको लगा कि मुझे शायद किसी जानवर ने खा लिया हो। पर जब मैंने सबको ये बात बताई तो सब लोग शॉक्ड हो गए। मैंने फिर पंडित जी से मुलाकात की तो पंडित जी ने कहा कि वो औरत उस स्टेशन पे हर अमावस्या की रात को चढ़ती है और किसी ना किसी को अपना शिकार बनाती है।
ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए, वरना शायद तुम्हारी मौत पक्की थी। बिहार के रहने वाले सूरज अपने साथ घटी इस भयानक घटना को बताने जा रहे हैं। मेरी उम्र 25 साल की है और मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए मुझे उस दिन दिल्ली किसी काम से जाना था। तारीख थी 22 मार्च 2011। जाने के 2 दिन पहले से ही सारा सामान पैक कर लिया था। 22 मार्च 11 बजे रात को मेरी ट्रेन थी। मुझे अकेले ही जाना था, इसलिए मैं 22 मार्च को शाम में बिहार शरीफ से पटना के लिए बस से रवाना हो गया, क्योंकि पटना स्टेशन से ही मेरी गाड़ी चलने वाली थी और मैं स्टेशन पहुंचकर ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा था। पटना तो मैं ट्रेन आने के 2 घंटे पहले ही पहुंच चुका था। 1 घंटा तो मैंने इधर उधर घूमकर काट लिया, फिर मैं स्टेशन में ही आ गया। 1 घंटे के अंदर मेरे पास एक बड़ा सा बैग था जिसमें खाने पीने का भी सामान था। जब गाड़ी आने में लेट थी तो मैं स्टेशन के बाहर पार्किंग की ओर घूमने के इरादे चला गया। भारी बैग मेरे पीठ पर एक बड़े बोझ के जैसा लग रहा था। पार्किंग की तरफ मुझे घूमते हुए मेरी नज़र दूर अंधेरे कोने में बैठी एक औरत पर पड़ी। उसके हाथ में मैंने एक कटोरा देखा। मुझे लगा शायद भीख मांग रही होगी। फिर मुझे लगा यह औरत अंधेरे कोने में ऐसी क्या भीख मांग रही होगी। वो गंदे मैल कुचले कपड़ों में थी। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर दया आ गई और मैं उसे कुछ पैसे देने के इरादे से उसकी ओर चला गया। वो औरत सीमेंट के एक बने चबूतरे के पास बैठी हुई थी। मुझे चबूतरे के उस ओर घूमकर जाना पड़ा। जैसे ही मैं उस ओर गया तो मैंने देखा कि वो औरत वहाँ पर नहीं है। मैं एकदम से चौंक गया। मुझे लगा इतनी जल्दी यह कहाँ चली गई होगी। अभी तो एक अपाहिज की तरह यहाँ पड़ी हुई थी, पता नहीं कहाँ गई होगी। मैं यही सोच रहा था कि अचानक से मेरी ट्रेन आने की आवाज़ मेरे कानों तक पहुँची और मैं दौड़कर वहाँ पहुँचा। मैंने एसी बोगी में सीट रिजर्व करवाया था और मैं खिड़की की तरफ बैठा हुआ था। ट्रेन में तो थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही सब कुछ ठीक हो गया। ट्रेन तक भागकर आने से मेरा गला सूखने लगा था, इसलिए मेरे बैग में पड़ी पानी की बोतल को लेकर मैंने पानी पीना शुरू कर दिया। मैंने कुछ पानी की घुट पी ली और इसी बीच ट्रेन कुछ मिनटों में चलने लगी। मैं लेफ्ट साइड की खिड़की की तरफ था, लेकिन मेरे बगल की सीट अभी भी खाली ही पड़ी थी। वहाँ 10 मिनट तक कोई भी बैठने नहीं आया था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि टीटी अपने साथ एक औरत को लाया और उसे मेरी बगल वाली सीट पर बिठा दिया। मैं खिड़की की तरफ बैठा हुआ था और शीशे से बाहर गुजरते हुए पेड़ों को देख रहा था। अंदर एसी बोगी में काफ़ी शांति का माहौल था और अब रात के तकरीबन 12 से ज़्यादा बज चुके थे, इसलिए मुझे अब नींद भी आ रही थी। रह रहकर मेरी पलकें बंद हो रही थी। मैंने एक नज़र अपने बगल में बैठी उस औरत पर डाली। मैंने देखा कि जिस तरह उसे बिठाया गया था वो एकदम मूर्ति की तरह वैसे ही उस तरह से ही बैठी हुई थी और सामने एक साधी नज़र से कुछ देख रही थी। उसकी यह हरकत देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैं उस पर उतना ध्यान नहीं दिया और सोने को चले गया। आंख लगे बस कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक मुझे लगा कि कोई सपने में मुझे धक्का देकर उठा दिया हो। मैं चौंक कर उठ गया और तुरंत घड़ी में देखने लगा। रात के 2 बज रहे थे। सपने के कारण मैं थोड़ा घबरा सा गया था, इसलिए मैं बाथरूम की ओर चल पड़ा थोड़ा फ्रेश होने के लिए। रात के अब 2:30 बज रहे थे। सभी लोग सोए हुए थे ट्रेन में। मैं बाथरूम से आकर अपनी सीट की ओर जाने लगा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वो औरत मेरी सीट पर बैठी हुई है
मैंने उस औरत से कहा, देखिए, मेरी सीट है ये, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए और मुझे अपनी सीट पर बैठने दीजिए। पहले तो वो औरत सामने की ओर देख रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये बात कही, वो औरत एक अजीब नज़रों से मेरी ओर देखने लगी। मैंने उसकी आंख मैंने उसकी आंखें देखी। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम फैली हुई थी। नींद की एक झलक भी उसकी आंखों में नहीं दिख रही थी। उसकी आंखें बहुत ही डरावनी दिख रही थी। मैं 2-4 बार उससे वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन वो कुछ नहीं सुनी और वहीं बैठी रही। फिर मैंने उससे कुछ नहीं कहा और उसके सीट पर बैठ गया। मुझे उस पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगर मैं उसे कुछ कहता तो वो शोर शराबे में ट्रेन में बाकी सब लोगों को जगह दी थी। इस कारण मैं उसे कुछ नहीं कह पाया। कुछ ही देर बाद मुझे फिर से नींद आने लगी और मैं सो गया। मैं नींद में ही था कि अचानक मेरी नाकों तक एक अजीब सी खुशबू आई और देखते ही मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा इतनी देर से तो कोई खुशबू नहीं आ रही थी, पर अचानक से ये खुशबू कहाँ से आई। मैंने इधर उधर नज़र घुमाया, पर मुझे कहीं कोई नहीं दिखा और थोड़ी देर के अंदर वो खुशबू बिल्कुल गायब हो गई। मुझे मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पर मैंने अपने बगल में बैठे फिर उस औरत पर नज़र डाली। रात के 3 बज रहे थे। अभी तक उस औरत की आंखों में नींद नहीं थी। उसका चेहरा एकदम अजीब था। पता नहीं, एकदम लाल हो चुका था उसका चेहरा। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही देर में मैंने देखा कि वो औरत अपने सीट से उठी और बाहर गेट की ओर जाने लगी। मेरा मतलब ट्रेन के दरवाजे तक जाने लगी। डर तो मुझे लग रहा था, लेकिन मैं उसे देखने के लिए उसके पीछे चला गया, ये देखने के लिए आखिर ये क्या करती है। मैं वहीं एक कोने में छिपकर उसे देख रहा था। शुरू में तो मैंने देखा कि वो औरत एकदम मूर्ति की तरह खड़ी है उस गेट के पास और सामने की ओर देख रही है। बाहर से आ रही तेज हवाओं के कारण उसके बाल भी कुछ हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे की ओर मुड़ चुके थे और बहुत डरावना बना रहे थे। कुछ ही देर बाद मैंने उस औरत की हरकत देखी तो मेरे होश एकदम से उड़ गए। उसे देखकर मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया। मैंने देखा कि वो औरत दरवाजे के एक कोने पर अपना पूरा चेहरा उस पर रगड़ रही थी, मानो उसे कोई दर्द ही नहीं हो रहा हो। चेहरे से गिरे खून नीचे फर्श पर बह रहा था। मैं घबरा गया और पीछे की ओर हट गया। अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैंने उसकी शक्ल देखी। वो इतनी डरावनी शक्ल थी कि कोई भी आदमी उसे देख के मर ही जाए। उसके चेहरे से वो मांस लटक रहा था। आंखें उसकी फट कर बह रही थी, मानो एक चुड़ैल हो। और देखते ही देखते वो औरत नीचे छलांग लगा दी। उस अंधेरी रात में वो औरत चलती ट्रेन से कूद चुकी थी। पता नहीं वो कहाँ गिरी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और किसी तरह डर के साए में रात काटी। बाद में मैं दिल्ली अपने दोस्त के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर ये सारी बातें मैंने उनके परिवार वालों को सुनाई। उन लोगों ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम्हारा सामना एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल से हुआ था। वो भूत प्रेत ही होते हैं। ये आत्माएं किसी भी रूप में भटकती रहती है, किसी का भी रूप ले सकती है। तुम तो किस्मत वाले हो कि तुम बच गए। बहुत लोगों के साथ ये होता है कि भूत प्रेत उन्हें अपने ही साथ खींच कर लेके जाते हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे पता चला कि आज के ज़माने में भी ये चीज़ें मौजूद है। मेरा नाम जगदीश है और मेरी उम्र 30 साल की है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक फैक्ट्री का वर्कर हूँ। गुजरात के एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो मुझे छुट्टी मिली थी दिवाली के टाइम पे। मैंने सोचा क्यों ना अपने घर बिहार थोड़े दिन के लिए चला जाऊँ। मेरा घर बिहार में है।
आपको तो पता ही होगा कि बिहार गुजरात से कितनी दूर है और कई घंटे तो लग जाते हैं, यानी कम से कम 3 दिन। तो मैं अपने मैनेजर से और थोड़ा ज़्यादा दिन की छुट्टी लेकर चला गया। मुझे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचना था क्योंकि मेरी ट्रेन वहां से थी। तो मैं अपनी फैक्ट्री जहां मैं काम करता हूँ वहां से डायरेक्ट जाने का सोच रहा था। तो हुआ यूं कि मेरी ट्रेन दूसरे दिन रात को थी और मुझे अपने दोस्त का कुछ काम करना था और मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ कपड़े भी लेने थे। तो मैंने सोचा कि दिन भर अहमदाबाद घूमूंगा, फिर रात को ट्रेन से चला जाऊंगा। इसलिए मैं रात को ही निकल गया। उस फैक्ट्री के रास्ते मुझे कुछ मटके जैसा रखा हुआ दिख रहा था। अनजाने में मैंने उस मटके पर मेरा पैर गिर गया और वो मटका रख दिया और वो मटका मेरे पैर से टूट गया। उस मटके में से लाल सिंदूर, नींबू मिर्च, कुछ जैसी चीज़ें बाहर निकल गई। मैंने ज़्यादा ध्यान दिए बिना ही निकल गया। दोस्त के घर रात गुजारकर दूसरे दिन सारी खरीदी करके मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा। रिजर्वेशन तो मैंने करवा लिया था, मेरे पास भी टिकट थी। वहां प्लेटफॉर्म आकर मैं अपने ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में मेरी ट्रेन आ गई और मैं ट्रेन में बैठ गया। मैंने स्लीप बर्थ रिजर्वेशन करवाया था क्योंकि 3 दिन का रास्ता बहुत कठिन होता है। मैं शांति से सो गया था, पर पता नहीं मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। पर फिर भी मैं सोने की कोशिश करने लगा। मुझे सपने में किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं बहुत डर गया था। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाकर अपना मुंह धोया, पर जब मैंने अपना चेहरा वहां पर लगे शीशे में देखा तो मुझे एक औरत दिखाई दी जिसके मुंह पे खून और मांस के टुकड़े लटक रहे थे। उसने मेरा गला पकड़ लिया और कहा कि तुझे मरना होगा। तूने मुझे जगा दिया। तूने मेरा घर तोड़ दिया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। थोड़े लोग जो वहां सिगरेट पीने खड़े हुए थे उन्होंने मेरी आवाज़ सुन के दरवाज़ा तोड़ दिया और मुझे बाहर निकाला। मैं वापस अपने सीट पे आके पानी पी के लेट गया। मुझे बहुत डर लग रहा था। दूसरे दिन शाम तक लोगों से बात करके मेरा टाइम निकल गया। रात के तकरीबन 2 बजे होंगे कि अकबरपुर नाम का एक स्टेशन आ गया था। ट्रेन आगे बढ़कर कोई स्टेशन के प्लेटफॉर्म से बहुत आगे सिग्नल के लिए वहां रुक गई। घोर सन्नाटा था। मैंने सोचा क्यों ना बाहर जाऊं, ठंडी हवा खा के अच्छा लगेगा। बहुत अंधेरा था। वो अंधेरा देखकर ही मुझे डर लगने लगा। जैसे ही मैं बाहर निकला, थोड़ी दूरी पर मुझे एक औरत और 2 बच्चे दिखाई दिए। वो मेरी तरफ आ रहे थे जंगल से। थोड़ा उजाला लाइट की वजह से मुझे दिख रहा था। मैंने देखा तो मैं चौंक गया। वो तो मेरी पत्नी और बच्चे थे, तकरीबन 10-12 फीट दूर होंगे। उन्हें देखकर मैं चिल्लाने लगा, कमला, ये क्या, तुम यहाँ कैसे? पर वो कुछ नहीं बोल रहे थे। मैंने बिना सोचे अपना सामान लेकर नीचे उतर गया और अपनी पत्नी और बच्चों के पास जाने लगा। वो मुझे देखकर दूर भाग रहे थे। वो लोग थोड़ा दूर जाके गायब हो गए। वो देखकर तो मैं जैसे चौंक गया। मेरा दिल धड़कना बंद हो चुका था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी ट्रेन छूट गई थी और अचानक एक लाल साड़ी वाली औरत वहां आ गई और मुझे घसीटकर और अंदर ले जाने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। ये कहानी टाइप करते वक्त भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसके पैर उल्टे थे। मैंने तभी ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। और वो औरत जैसे ही हनुमान चालीसा सुन के अपना रूप और भयानक करने लगी। वो देखकर तो मुझे और डर लग गया। पर वो औरत मुझे अब छू नहीं पा रही थी। न जाने क्या हुआ, अचानक ही मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं रेलवे स्टेशन के पास पड़ा हुआ था। मेरा सामान गायब हो गया था, पर भगवान की कृपा से मेरा वॉलेट सही सलामत था। मेरा पैर एक खाया हुआ था, मेरा हाथ भी
खाया हुआ था। पता नहीं क्या हुआ था, पर मेरी जान बच गई थी। मैंने तुरंत ही बस पकड़ी और घर आ गया। घर आके मैं हमारे एक गांव के बाबा के पास गया। बाबा ने कहा कि वो एक चुड़ैल थी जो तुम्हारा पीछा करते करते अहमदाबाद से वहाँ तक आ गई थी। तुमने एक मटकी तोड़ी थी जिसमें चुड़ैल को उतारा गया था किसी ने, यानी कोई प्रसिद्ध बाबा ने उस चुड़ैल को उसमें कैद कर दिया था। तो वो गुस्सा हो गई थी। तुम नसीब वाले हो कि तुम जिंदा हो। बाबा ने मुझे एक तावीज़ दिया और कहा कि इसे कभी मत उतारना वरना मारे जाओगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजित है और मेरी उम्र 21 साल की है। मैं गुजरात के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना हमारे साथ गर्मियों की छुट्टी में घटी थी। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम हितेश था। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हमारी ग्रेजुएशन 2019 में ख़त्म होने वाली थी और हमने हमारा आखिरी सेमेस्टर दे दिया था। लगभग हमारे पास 1 या 2 महीने थे और हम दोनों की जॉब भी लग चुकी थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना जॉब ज्वाइन होने से पहले हम लोग कहीं घूम आए। हितेश ने कहा कि चल यार, राजस्थान घूमने जाते हैं, वो बहुत अच्छी जगह है। तो मैंने भी बोला कि हाँ यार, तू सही कह रहा है। हमें वैसे भी एक ब्रेक की ज़रूरत थी। राजस्थान घूमेंगे, मज़े करेंगे और फिर अच्छे से माइंड फ्रेश होके जॉब ज्वाइन करते हैं। हम लोगों ने घर में बोला और हमें राजस्थान जाने की परमिशन मिल गई। फिर मैं और हितेश तकरीबन 5 बजे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गए। 1 आध घंटे में हमारी ट्रेन आ गई और हमारा सफ़र शुरू हो गया। मैं बहुत खुश था क्योंकि पहली बार इतने सालों में मैं बड़ी ट्रिप पे जाने वाला था, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ। हमारा सफ़र शुरू हो चुका था। तकरीबन रात के 12:30 बजे एक स्टेशन आया। मैं आपको स्टेशन का नाम तो बता नहीं सकता, पर हाँ, वो बहुत बड़ा स्टेशन था। थोड़ी देर में ट्रेन वहाँ से निकल गई। सफ़र बहुत अच्छा कट रहा था हमारा। हम लोग जनरल डब्बे में थे। ज़्यादातर पैसेंजर जो भी थे वो लोग वही उतर गए थे। डब्बे में शायद 10 या 15 लोग ही होंगे। हम लोग जहाँ बैठे थे वो सीटें तो सारी खाली थी। मुझे नींद आने लगी। मैंने हितेश से कहा कि भाई, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। हितेश ने कहा कि ठीक है भाई, तू सो जा, मैं तुझे जगा दूंगा। फिर मैं सो गया। अचानक हितेश ने थोड़ी देर के बाद मुझे जगाया। मैंने नींद में ही बोला, भाई क्या हुआ, मुझे क्यों जगा रहे हो? हितेश ने बोला कि भाई ऐसे ही। फिर जब मैंने टाइम देखा तो रात के कुछ 2 या 2:30 बज रहे थे। ट्रेन एक सुनसान से एरिया में आके रुकी थी। शायद कोई क्रॉसिंग का चक्कर होगा। जब मैंने साइड में देखा तो एक औरत जिसने गाँव वालों जैसे कपड़े पहन के रखे थे वो बैठी हुई थी। मैं अचानक से उस औरत को देख के डर गया क्योंकि मैं नींद में था और हितेश ने भी मुझे कुछ नहीं कहा था। तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके थे और ट्रेन हिलने का नाम नहीं ले रही थी। हितेश ने बोला कि भाई यार, मुझे बोर हो रहा है, मैं नीचे उतर जाता हूँ। फिर हितेश नीचे उतर गया। वो औरत जो मेरे पास बैठी थी वो मुझे पूछने लगी, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? मैंने उसे बोला कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। और आप? तो उसने बोला कि थोड़ी देर में मेरा स्टेशन आ जाएगा, मैं वहीं उतर जाऊँगी। मैंने बोला ठीक है। पर पता नहीं उस औरत को क्या सूझा, वो भी नीचे उतर गई। वो अचानक से हितेश के पीछे जाके ठहर गई। हितेश उसके पीठ के बल खड़ा हुआ था तो उसे पता नहीं चला कि वो औरत उसके पीछे है। अचानक से उस औरत ने हितेश को धक्का मार दिया। उसको धक्का मारते ही मेरी नींद जैसे अचानक खुल गई। मैं सपना देख रहा था। उस सपने से मैं बहुत डर चुका था। मैंने हितेश से बोला कि भाई हम कहाँ हैं? तो हितेश ने बोला कि यार कब से ट्रेन यहीं खड़ी है, वो हिलने का नाम ही नहीं ले रही। पिछले 15-20 मिनट से ट्रेन यहीं खड़ी है, शायद क्रॉसिंग का चक्कर होगा। जब मैंने साइड में देखा तो वो औरत सच में वहीं खड़े हुई थी। वो औरत ने मुझे देखा और अचानक से स्माइल किया, जैसे कि उसको पता हो कि
मैंने क्या सपना देखा है। पर पता नहीं हितेश की नज़र उस औरत पर पड़ गई थी। वो उसे अलग ही नज़रों से देख रहा था। वो औरत अचानक से नीचे उतर गई। हितेश भी पागलों जैसा उसके पीछे चलने लगा। वो एरिया भी कुछ जंगल जैसा था। हितेश पागलों जैसा उसके पीछे चलते जा रहा था। मैंने न जाने कितने बार उसको बुलाने का ट्राई किया। वैसे उस कंपार्टमेंट में लोग ज़्यादा नहीं थे, तो मैं किसी से भी मदद नहीं मांग सकता था क्योंकि ज़्यादातर लोग सोए हुए थे। फिर मैं अपना सामान लेके नीचे उतर गया क्योंकि मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। पहले तो मुझे लगा कि ये पक्का चोरी का मामला है। ये औरत पक्का कोई गैंग की मेंबर होगी जो कि इस तरह लोगों को लूटती होगी। वो औरत शायद आधा किलोमीटर जाके अचानक से रुक गई और हितेश भी वहीं रुक गया। मैं भी अब क्या करता, वहीं जाके रुक गया। उतने ही टाइम में ट्रेन भी जा चुकी थी। हम लोगों ने हमारी ट्रेन मिस कर दी और अचानक से जैसे हितेश को होश आया हो, वो एकदम से चिल्लाया और कहा कि भाई हम कहाँ हैं। मैंने उसे बोला तुझे पता नहीं है क्या, तू ये क्या बोल रहा है। तो उसने बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की। उसने बोला कि भाई ये मामला पक्का भूत का है, चल यार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलते हैं। पर क्या करते, अचानक से वो औरत सामने आ गई। अब उसका असली चेहरा हमें दिख चुका था। वो देख के हम लोग ने चिल्लाया, हम लोग भागने लगे। वो औरत जैसे हवा में तैर रही थी। वो हमारे पीछे आई और मेरा पैर पकड़कर मुझे नीचे गिरा दिया। वो अब हितेश के पीछे पड़ चुकी थी। मैं अचानक से बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं रोड पे पड़ा हुआ था। मेरा दोस्त हितेश बेहोश था। उसके सारे शरीर पे नाखूनों के निशान थे। पता नहीं हितेश जिंदा भी होगा या नहीं, ऐसे ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। मैंने फिर चलना शुरू कर दिया। मुझे वहाँ गांव वाले दिखे। फिर मैंने गांव वालों की मदद से मेरे दोस्त को अस्पताल पहुँचाया। वहाँ जाके फिर मैंने गांव वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक औरत मर गई थी। वो हमेशा किसी न किसी को ऐसे ही सताती रहती है। शायद तुम्हारे दोस्त की नीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने उससे बदला लिया। खुशकिस्मत हो कि तुम दोनों बच गए, वरना तुम दोनों मारे जाते। यह दूसरी कहानी हमें मुख्तार हुसैन भाई ने भेजी है। वो कहते हैं कि यह कहानी वेस्ट बंगाल की है। हुआ यूँ कि मेरे रिलेटिव्स एक दिन अपना ट्रक लेके कोलकाता में माल लोड करने के लिए जा रहे थे। तकरीबन वो 10 या 15 किलोमीटर कुछ आगे गए होंगे कि उन्हें रास्ते में एक लंबा चौड़ा आदमी मिल गया। उस लंबे चौड़े आदमी को देख के मुझे बहुत डर लग गया और मेरे रिलेटिव्स भी बहुत डर चुके थे। हम फिर भगवान का नाम लेके वहाँ से आगे निकल गए। मैं भी मेरे रिलेटिव्स के साथ था। मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी उनके साथ माल लोड करने के लिए चला जाऊँ। हम लोग थोड़ा आगे फिर गए होंगे कि हमारे ट्रक का टायर पंचर हो गया। हमें थोड़ा टेंशन होने लगा। मैं मेरी गाड़ी का टायर देख रहा था और लगभग उसको रिपेयर कर ही चुका था और अचानक से ट्रक के पीछे से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। जब मैं थोड़ा जाके देखा तो वही लंबा चौड़ा आदमी हमारे ट्रक को पकड़ के खींच रहा था। हमने ट्रक चालू करके एक्सीलरेटर ज़ोर से दबा दिया, पर फिर भी ट्रक जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम लोग बहुत डर चुके थे। वो सिचुएशन देख के मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था। मैंने सोचा आज तो हम मारे जाएंगे, पर फिर भी भगवान की कृपा से हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर थोड़ा आगे जाके हमको एक ढाबा मिल गया। हमने वहाँ ढाबे वाले से बात की तो हमें पता चला कि उस रोड पर बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो गया है और कभी ना कभी वो लोगों की आत्माएं ऐसे दूसरे पैसेंजर्स को सताती है और उनको मारने की कोशिश करती है।
तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास की घंटी को ऑन ऑल पे सेट कर दीजिए। अगर आप अपने आप बीती या फिर किसी अपने के साथ आप बीती को भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपनी स्टोरी भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को पूरी दुनिया के सामने रखूँगा और सबके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।